am Dr. Vandana Sharma from Lala Jagdish Prasad Saraswati Vidya Mandir Intro College मुजफ्फरनगर। बच्चों, आप सब ने महसूस किया होगा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स में होते हैं और उनके संतान में भी देखने को मिलते हैं। तो वो कैरेक्टर्स जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सोच सकते हैं, हमने देखा होगा यदि किसी पेरेंट्स के में से मम्मी या पापा किसी में से भी यदि उनकी आईज़ का कलर ब्लू है तो हो सकता है उनके संतान में भी वो कलर आईज़ का हो। इसी तरीके से यदि किसी जनक के बाल घुंघराले हैं तो उनकी संतान के भी बाल घुंघराले हो सकते हैं। तो ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं? हम बता सकते हैं कि ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स में भी हैं और फिर उनकी संतान में भी आगे पहुंच जाते हैं या पूर्वजों से उनकी संतान में पहुंचते हैं, ये लक्षण वंशागत लक्षण कहलाते हैं या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और इन लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया वंशागति कहलाती है। लेकिन बच्चों, कुछ ऐसी भी बातें, कुछ ऐसे भी फीचर्स देखने को, ऐसे ट्रेट्स देखने को मिलते हैं जो पेरेंट्स में है ही नहीं, उनके पूर्वजों में नहीं है और वो संतान में दिखाई दे जाते हैं, या एक ही पेरेंट्स के दो संतान में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे विविधता, ऐसे जो वेरिएशंस, ऐसे जो असमानताएं होती हैं उनको वेरिएशन या विविधता कहते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले लक्षण हेरिडिटरी कैरेक्टर्स या वंशागत लक्षण कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और जो असमानता होती है जनकों में और संतान में या एक ही जनक की दो संतान में, उसे विविधता कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, चैप्टर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वंशागति और विविधता का सिद्धांत। वंशागति जो हम कह रहे हैं वो है आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की क्रिया, उसे हम हेरिडिटी या वंशागति कहते हैं। अब बच्चों, जो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम संतान में और जनक में पाई जाने वाली समानता और यानी कि जो आनुवंशिक लक्षण है उनकी वंशागति का, और साथ ही उनमें जो असमानता है, जो वेरिएशंस हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वो सब्जेक्ट वो कहलाता है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विविधता, इन दोनों का ही अध्ययन करते हैं। अब इसी के साथ ही आनुवंशिकता और विविधता जो हम बात कर रहे हैं, इसकी जानकारी बहुत पहले, काफ़ी समय से 8-10 हज़ार वर्षों से लोगों को थी और उन्होंने ये समझा भी कि ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो असमानता है और जो समानताएं हैं, जो वंशागति है, वो लैंगिक जनन के कारण ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप है। और उन्होंने जो है इस प्रकार की जानकारी का उपयोग करते हुए, इससे लाभ उठाते हुए बहुत सारी विभिन्न अच्छे लक्षणों वाली जातियों में संकरण करा के वांछित लक्षणों वाले जीवों को, पौधों को प्राप्त किया। लेकिन कोई इसका वैज्ञानिक आधार नहीं था। सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के मध्य में ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये एक वैज्ञानिक हैं। सर्वप्रथम इन्होंने इस आनुवंशिकता का अध्ययन किया। आनुवंशिकता, आनुवंशिक लक्षण, ये कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, इसका उन्होंने 1856 से 1863 तक उन्होंने इसका 7-8 वर्षों तक अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष निकाला। ये ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान में, बायो में भी मैथ्स का उपयोग किया। अब जो उन्होंने प्रयोग किए, उन एक्सपेरिमेंट से प्राप्त आंकड़ों के गणना के लिए उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, स्टैटिक्स का यूज़ किया, मैथ्स का यूज़ किया और उसमें काफ़ी सफलता प्राप्त की इसी मैथ्स के यूज़ के गणना में, इसको यूज़ करने के कारण ही। लेकिन मेंडल ने
जो निष्कर्ष निकाले उन्हें नियम के रूप में प्रतिपादित नहीं किया था। इनके कुछ वर्षों पश्चात 3 वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रेज, शार्मॉक और कार्ल कॉरेंस ने सेम वही एक्सपेरिमेंट्स उनकी स्टडी, उनके अध्ययन के आधार पर किए और सेम निष्कर्ष प्राप्त किए। उसके पश्चात कार्ल कॉरेंस ने मेंडल के ही इन्हीं निष्कर्षों को शब्दों के रूप में प्रतिपादित करके नियम बनाए और उसको नाम भी, क्योंकि अध्ययन मेंडल ने पहले किया था तो उन्होंने उन्हीं के नाम से उन्हें मेंडल के नियम नाम रखा। तो टॉपिक है मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियमों का प्रतिपादन किया। क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम आनुवंशिकता की नींव डाली, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, आनुवंशिकी के जनक। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए उद्यान मटर, गार्डन पी का प्रयोग किया और उसको क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया, उसका चयन क्यों किया, उसके बहुत सारे कारण थे। एक, उनको जहाँ वो रहते थे वहाँ इजीली अवेलेबल थी वो मटर, और साथ ही जो मटर का जीवन काल था, जो लाइफ स्पैन था वो कम था, लगभग लाइफ स्पैन 3-4 मंथ का ही था। और इतना कम लाइफ स्पैन होने के कारण, 1 वर्षीय प्लांट था, इतना कम लाइफ स्पैन होने के कारण कई पीढ़ियों का कम समय में वो अध्ययन कर सकते थे। इसी तरह जो पौधा था उसमें पुष्प बाइसेक्सुअल थे, द्विलिंगी थे, एक ही पुष्प में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसमें उपस्थित थे। साथ ही इस फ्लावर में, इस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल था और आवश्यकतानुसार आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी किया जा सकता था। स्वपरागण और कृत्रिम परागण ये संभव था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फीचर था वो इस प्लांट का कि इसमें कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स, एक ही लक्षण के 2 तुलनात्मक रूप पौधे में देखने को मिलते थे और जिसकी वजह से अध्ययन जो है वो ज़्यादा प्रभावी हो सकता था। इसको अध्ययन करने में अच्छे निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते थे। जैसे कि मतलब हम जो फीचर लिख सकते हैं कि इसमें कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स थे, तुलनात्मक जो फीचर्स थे वो इसमें उपस्थित थे बहुत सारे, जिसको उन्होंने चुना। कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स थे वो अभी हम पहले पढ़ेंगे, लेकिन मटर का ही चुनाव, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को ही क्यों चुना, तो वो ये सब ऐसे कारण थे। अब ये कौन से ऐसे तुलनात्मक कैरेक्टर का उन्होंने अध्ययन किया, पहले हम ये भी जान लेते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी ऐसे कैरेक्टर को इस्तेमाल किया। जैसे वो 7 पेयर्स जो कैरेक्टर्स थे वो क्या क्या थे? नंबर 1, पौधे की ऊंचाई, हाइट ऑफ द प्लांट, पौधे की ऊंचाई, जैसे कि लंबा पौधा, टॉल प्लांट, और उसका कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर था बोना पौधा यानी ड्वार्फ प्लांट। इसी तरीके से पुष्प का कलर, कलर ऑफ द फ्लावर, पर्पल या वाइट। सेकेंड उन्होंने कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लिया था, वो फीचर था कलर ऑफ फ्लावर, दैट इज फ्लावर 2 विपरीत तुलनात्मक रंग के थे, एक पर्पल और दूसरा वाइट। तीसरा कैरेक्टर पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पौधे पर स्थिति क्या है, उसके आधार पर 2 तरीके के पौधे थे। एक ऐसा जिसमें एक्सियल पोजीशन थी, कक्षस्थ थी, एक्सिस पर था फ्लावर, या दूसरी एक पोजीशन टर्मिनल यानी कि शीर्षस्थ। इन्फ्लोरेसेंस में आपने ये दोनों टर्म पढ़ी है, कक्षस्थ या शीर्षस्थ पुष्प की स्थिति हो सकती है। चौथा जो फीचर है वो है कलर ऑफ पोड यानी फली का रंग। फली का रंग या तो ग्रीन और दूसरा इसका तुलनात्मक रूप था येलो, 2 तरीके के हो सकते हैं। 5th शेप ऑफ पॉट यानी फली की आकृति, आकृति या तो फली इनफ्लेटेड
यानी कि फूली हुई फली हो सकती है या फिर पिचकी हुई कॉन्स्ट्रिक्टेड। ये दोनों परस्पर तुलनात्मक रूप थे। 6th था कलर ऑफ सीड, बीज का रंग। बीज का रंग या तो येलो या फिर उसका तुलनात्मक रूप ग्रीन, ये दो रंग हो सकते हैं। और 7th शेप ऑफ सीड यानी बीज की आकृति। बीज की आकृति जो दो पौधे में दिखाई दी वो थी राउंड, गोल, या फिर रिंकल्ड मीन्स झुर्रीदार। ये 7 जोड़ी मेंडल ने 7 किस्म के पौधे लिए। 7 किस्म के पौधों में इस तरीके के तुलनात्मक रूप थे जिसमें हम कह सकते हैं 14 तरीके के फीचर्स एक दूसरे के विपरीत थे जिनका पृथक पृथक रूप से अध्ययन किया। एक जीन की वंशागति के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल जीन का जो इनहेरिटेंस कैसे होता है, वो मेंडल ने कैसे उसका अध्ययन किया। उसके लिए इनमें से कोई एक कैरेक्टर सबसे पहले हम उसको समझ सकते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन के नाम से हम इस हेडिंग को समझेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन यानी एक जीन की वंशागति। प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और एक लक्षण 2 तुलनात्मक रूप में पाया जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा पौधे की ऊंचाई एक लक्षण है, उसके 2 तुलनात्मक रूप है, लंबा पौधा और बौना पौधा। इसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जो इन दोनों एक ही लक्षण के जो तुलनात्मक रूपों के जीन होते हैं उनको एलिल कहते हैं। जैसे लंबा पौधा का जीन और गुणसूत्र पर जीन प्रत्येक लक्षण के एक विशिष्ट पोजीशन पर उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र जोड़ों में उपस्थित होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जैसे ये एक पेयर पे यदि एक जीन लंबाई वाला यहाँ पर उपस्थित है तो दूसरे उस जोड़े के दूसरे गुणसूत्र पर भी लंबाई वाला जीन यहीं पर उसी के सामने सेम लोकस पर उपस्थित होगा। ऐसे जीन्स को जो एक ही लक्षण के जो तुलनात्मक रूप वाले जो जीन होते हैं उनको एलिल या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। मेंडल ने सबसे पहले जो तुलनात्मक लक्षणों के सिंगल जीन की यानी एक ही इनमें से कोई जो 7 कैरेक्टर्स हैं इनमें से किसी एक जीन की वंशागति का अध्ययन किया। जैसे कि टॉल प्लांट, लंबा पौधा, और इसका विपरीत था बौना पौधा। इन दोनों पौधों ने संकरण कराया, क्रॉस कराया। जैसे ये लंबा पौधा है, लंबी हाइट वाला पौधा, और इसका संकरण छोटी हाइट वाले पौधे से कराया। इसके परागकणों का निषेचन इसके एग के साथ कराने पर जो बीज प्राप्त हुए उन बीज को उगाकर जब उनके लक्षण को देखा गया तो मेंडल ने पाया इस क्रॉस से जो पौधे उत्पन्न हुए तो मेंडल ने देखा कि सभी पौधे एक ही कैरेक्टर को, ये दोनों कैरेक्टर नहीं थे उनमें, एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सारे पौधों में एक ही लक्षण था और वो लक्षण था ये वाला। जो छोटे कद का पौधा था वो कोई भी इस लक्षण वाला पौधा उत्पन्न नहीं हुआ। ये क्योंकि जनक हैं, इनको पेरेंट्स पी सिंबल से उन्होंने रिप्रेजेंट किया और इनसे उत्पन्न जो पौधे थे इन दोनों से, इन प्रकार के दोनों पौधों से उत्पन्न पौधे ये हैं जो प्रथम पीढ़ी। मेंडल ने इसके लिए जिस सिंबल का प्रयोग किया उसको F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रथम संतति पीढ़ी हम इसे कह सकते हैं, फर्स्ट फिलियल प्रोजेनी। अब जब इन पौधों में स्वपरागण कराया गया, स्वपरागण कराने पर यानी कि इन्हीं पौधों के अगली पीढ़ी को अगर देखते हैं तो उन्होंने पाया कि ये वाला दोनों ही लक्षण प्रकट हुए और एक स्पेशल रेशो में 3 पौधे 3 अनुपात और 1 में, यानी कि यहाँ पर हम इसे फिगर से समझें तो 3 पौधे बना सकते हैं और एक छोटा पौधा, एक छोटी हाइट का पौधा। ये क्योंकि दूसरी पीढ़ी है इसको F2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जनक, प्रथम संतति पीढ़ी, द्वितीय संतति पीढ़ी। अब यदि हम देखते हैं इस पीढ़ी में, इस पीढ़ी का यदि स्वपरागण इसमें क्रॉस होता है तो कोई भी छोटे कद का पौधा नहीं है, लेकिन इनकी संतान में एक छोटा पौधा आ रहा है। इसमें ये फीचर उससे पहले वाली पीढ़ी से प्राप्त हुआ है। अब ये कैसे ट्रांसफर हुआ है, हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 पौधे बड़े हैं और एक पौधा छोटा है, यानी कि 3:1 के रेशो में ये दूसरी पीढ़ी में पौधे प्राप्त होते हैं।
तो मेंडल ने क्या बताया कि यदि एक जोड़ी विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के मध्य संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल इनमें से एक ही गुण प्रकट होता है, और जो गुण प्रकट होता है उसे प्रभावी गुण कहते हैं, वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है। जो गुण इस पीढ़ी में प्रकट ही नहीं हुआ उसको रिसेसिव या अप्रभावी कैरेक्टर कहा जाता है। लेकिन जब इसी पीढ़ी के दूसरे पौधों में स्वपरागण कराकर, सेल्फ पॉलिनेशन कराकर अगली पीढ़ी देखते हैं तो उसमें उससे पहली पीढ़ी के जनक के जो हैं वो लक्षण भी नजर आते हैं, और वो लक्षण इस अनुपात में प्रकट होते हैं। इसके लिए मेंडल ने इनको अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ सिंबल का प्रयोग किया और उस सिंबल से इसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले मेंडल ने एक बात और बताई कि कोई तो ऐसा फीचर होगा जो जनक से उनकी संतान में पहुंच रहा है। ये जो पौधे हैं ये अपने जनक से मैच कर रहे हैं, इससे मैच कर रहे हैं, तो कोई तो ऐसा पदार्थ है जो बिना परिवर्तित हुए नेक्स्ट पीढ़ी में पहुंच जाता है। तो इसके लिए मेंडल ने उस पदार्थ का नाम कारक रखा, फैक्टर कहा, जिसे बाद में जॉनसन ने जीन नाम दिया, उसे हम जीन शब्द के नाम से जानते हैं। तो जीन प्रत्येक लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा मेंडल ने बताया। और अब इसको सुविधाजनक बनाने के लिए जो उन्होंने सिंबल का प्रयोग किया वो सिंबल हैं कैपिटल, मतलब प्रत्येक लक्षण को उन्होंने कैपिटल और स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया। जैसे मेंडल ने लंबे और बौने पौधे के मध्य संकरण कराया तो पाया कि लंबा पौधा प्रथम पीढ़ी में प्रकट हो रहा है, इसका मतलब लंबापन जो है वो प्रभावी गुण है। तो मेंडल ने प्रभावी गुण को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल अक्षर से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये टॉल है, लंबा है और टॉल टी से स्टार्ट होता है, तो इसका कैपिटल लेटर प्रभावी गुण को प्रदर्शित करता है। अब दूसरा इसका तुलनात्मक रूप है बौना पौधा। बौने पौधे को हिंदी में ड्राफ्ट, इंग्लिश में ड्राफ्ट कहते हैं बौने को, डी से ये स्टार्ट होता है, तो उन्होंने इसे डी से रिप्रेजेंट नहीं किया, डी इसके लिए सिंबल यूज नहीं किया, इसी का ही स्मॉल रूप उन्होंने लिया, स्मॉल लेटर में उसको लिखा। इससे एक फायदा ये था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी यदि लिखा जाए तो ये पता चलता है ये एक ही लक्षण के दो तुलनात्मक रूप हैं, और जो कैपिटल में लिखा है वो प्रभावी गुण है और जो स्मॉल में लिखा है वो अप्रभावी गुण है। यदि इसे डी से लिख दिया जाए तो ये याद रखना मुश्किल होगा कि ये इसका तुलनात्मक रूप है, इसलिए एक ही लक्षण के प्रभावी और अप्रभावी गुणों को उन्होंने कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखा। क्योंकि ये जनक हैं उनको पी से रिप्रेजेंट किया। अब जब युग्मकों का निर्माण होता है यानी परागकण और ओवम बनते हैं तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, जीन्स भी आधे हो जाते हैं, तो इसलिए इस कैपिटल टी और इस कैपिटल टी से युग्मक में, इनमें दोनों में सेपरेशन होगा, एक युग्मक में ये वाला टी और दूसरे युग्मक में ये वाला टी आ जाएगा। युग्मकों के निर्माण के समय ये पृथक हो जाएंगे। इसी तरह इस जनक के, इस पौधे के टी भी अलग होकर इस तरह से युग्मक बनाएंगे। ये युग्मकों के लिए सिंबल प्रयोग किया गया जी। अब इन युग्मकों का यदि संकरण कराया जाता है, युग्मकों के परस्पर संयोग की संभावना के लिए सी रेजिनॉल्ड पुनेट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक स्पेशल स्क्वायर का प्रयोग किया जिसे पुनेट स्क्वायर के नाम से या चेकर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। जितने युग्मक हैं उतने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जैसे यहाँ पर दो युग्मक इससे निर्मित हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो जो पोजीशन निर्धारित करते हैं बना ली जाती है। एक ऐसा 4 बॉक्स वाला चेकर बोर्ड ऐसी पोजीशन में बनेगा, एक पेरेंट के युग्मकों को एक साइड पर और दूसरे पेरेंट के युग्मकों को दूसरी साइड में लिख देते हैं। अब इन युग्मकों के परस्पर संयोग की संभावना को हम इससे यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे ये संयोग कर सकते हैं? ये वाला युग्मक इस वाले युग्मक के, इस जनक के युग्मकों में से ये युग्मक इस युग्मक से यदि संयोग करता है तो जो नया पौधा बनेगा, जो नया जीव प्लांट उत्पन्न होगा उसमें इस प्रकार के जीन होंगे। यही वाला युग्मक यदि इससे संयोग करेगा तो भी यही पोजीशन होगी जीन की। इसी तरह ये और ये हम इस बॉक्स में लिखेंगे, ये और ये इस बॉक्स में। अब ये सभी जीन की व्यवस्था, जीन किस तरीके से संयोग करके इन युग्मकों के संयोजन से बन सकते हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। ये सभी
यानी प्रथम पीढ़ी में जीन को प्रदर्शित करते हैं। इसमें यहाँ देखने पर हमें क्या पता चलता है कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधों में एक ही प्रकार के जीन हैं। जीन की इस व्यवस्था को जीनोटाइप कहते हैं। एक इस जनक का जीन है और एक इस जनक का है, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन मेंडल ने जब उनको प्रदर्शित रूप में देखा, उनका लक्षण कैसा प्रकट हो रहा है, तो हमने अभी पहले पढ़ा था, ये टॉल था, लंबा पौधा। सारी इस पीढ़ी के सभी पौधे जो थे वो लंबे कद के थे, देखने में वो इस जनक के समान थे, कैपिटल टी के समान थे। यानी कि लंबेपन के दो प्रकार के जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो ये भी लंबा पौधा है और इस तरीके का यदि जीनोटाइप नेक्स्ट जनरेशन में आया तो ये भी लंबा ही पौधा है, दोनों टॉल प्लांट हैं। यदि इस सिचुएशन को हम देखते हैं, इसके आधार पर मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि यदि एक जोड़ी परस्पर विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण, कैपिटल टी में या प्रभावी हमने बताया था, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही प्रकट होता है। और वो गुण क्या है यहाँ पर? टॉल। यदि एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही प्रकट होता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है वो है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस भी इसे कहते हैं, पूर्ण प्रभाविता का नियम। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है। जब किसी पौधे के दोनों तुलनात्मक रूपों के जीन एक समान होते हैं तो इस सिचुएशन को समयुग्मजी या होमोजाइगस व्यवस्था कहते हैं, होमोजाइगस स्थिति कहा जाता है। लेकिन ये भी लंबा पौधा है, ये होमोजाइगस टॉल है, समयुग्मजी लंबा पौधा है। इसमें इस जीन के भी इस जनक का जीन भी यहाँ पहुँचा हुआ है दूसरी पीढ़ी में, तो ये भी टॉल है, लेकिन ये विषम युग्मजी लंबा पौधा कहलाता है। विषम युग्मजी मीन्स हेट्रोजाइगस, सॉरी, हेट्रोजाइगस स्थिति, यहाँ पर भी एजेड हेट्रोजाइगस पोजीशन। अब यदि इस पीढ़ी के दो पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है या इस पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से दो पौधे लिए या एक पौधे में स्वपरागण हुआ, मान लीजिए स्वपरागण की क्रिया हुई। अब ये एज ए जनक, इस पीढ़ी के पौधे जनक की तरह कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसे P2, ये P1, ये पहले जनक हो गए। अब ये जनक है, प्रथम पीढ़ी के पौधे जनक हैं। अब इनकी संतति में ये कैरेक्टर कैसे स्थानांतरित होता है तो हम यहाँ देखेंगे कैपिटल दोनों युग्मक इस तरीके से, दोनों जीन इस तरह से युग्मकों के निर्माण में पृथक हो जाएंगे। ये दूसरे युग्मक है इसलिए G2 यहाँ पर हमने इसके लिए लिखा सिंबल। सेम इसी तरीके के से पुनेट स्क्वायर के द्वारा यदि हम इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं, एक जनक के युग्मकों को यहाँ लिखा, दूसरे जनक के युग्मकों को यहाँ लिखा, और अब ये कैसे संयोजित हो सकते हैं, ये कैपिटल टी इस टी के साथ जुड़कर इस तरह, ये ही टी इस टी के साथ यदि जुड़ता है तो जीन के इस पोजीशन, ये वाली संभावना बनती है। यदि ये वाला टी और ये वाला टी जुड़ेंगे तो ये और ये युग्मक यदि इस युग्मक के साथ जुड़ता है तो बनेगा ये। इसके अंदर उपस्थित सेकेंड जनरेशन F2 द्वितीय संतति पीढ़ी होगी। यदि इन सभी जीनोटाइप वाले पौधों को हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने दोबारा बॉक्स के अंदर लिखे हुए पौधों की पोजीशन लिख देती हूँ। यहाँ कैपिटल टी, स्मॉल और कैपिटल टी, फिर थर्ड वाला भी स्मॉल और कैपिटल टी, और यहाँ पर चौथा इस प्रकार का जीनोटाइप देखने को मिल रहा है। कैपिटल टी ये टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, ये टॉल है लेकिन होमोजाइगस है। हमने पढ़ा ये भी क्योंकि इसमें कैपिटल टी प्रभावी गुण है, वो इसके प्रभाव को छुपा देता है, इसलिए केवल यही गुण प्रकट होता है। तो ये भी टॉल ही है और ये भी टॉल। ये प्योर स्मॉल पौधा है, ड्राफ्ट प्लांट है, केवल एक।
यानी नेक्स्ट जनरेशन जो F2 जनरेशन के पौधे हैं उनमें से 3 पौधे लंबे होते हैं और एक बौना पौधा होता है। ये रेशो प्राप्त होती है। कैपिटल T प्रभावी गुण को टॉल के द्वारा रिप्रेजेंट, कैपिटल T जो प्रभावी गुण है लंबा कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया गया है, वो स्मॉल t होते हुए भी छोटे वाले कद को प्रकट नहीं होने देता, ये क्योंकि ये प्रभावी गुण है। तो मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार यही गुण प्रकट होगा। अब लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि 3 लंबे पौधे और एक छोटा पौधा। तो इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला गया कि यदि लंबे और बौने पौधे, ये तो एक प्रयोग है, एग्जाम्पल है, हम इसे शब्दों में नियम को लिखना चाहें तो लिखेंगे, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य जब संकरण होता है तो प्रथम पीढ़ी में तो केवल प्रभावी गुण ही प्रकट होता है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में दोनों ही लक्षण अपने अपने आप को 3:1 के अनुपात में प्रकट करते हैं। दोनों ही लक्षण 3:1 के रेशो में उत्पन्न होते हैं। ये मेंडल का द्वितीय नियम कहलाता है, जिसे विसंयोजन का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। विसंयोजन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसे पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। मेंडल का प्रथम नियम, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही प्रकट होता है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। और द्वितीय नियम, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में तो प्रभावी गुण ही प्रकट होता है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में दोनों ही लक्षण 3:1 के अनुपात में अपने आप को प्रकट करते हैं। इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अब ये तो था सिंगल जीन का इनहेरिटेंस, केवल एक ही कैरेक्टर का इनहेरिटेंस। यहाँ पर एक बात और हमें पढ़नी होगी, जो ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं इसको कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप जो होता है वो 3:1 के रेशो में प्रकट हो रहा है, लेकिन अगर हम इनके जीन को देखें तो इन तीनों लंबे पौधों के जीन एक जैसे नहीं है। कैपिटल T दोनों जिसमें है वो एक ही पौधा है, जिसमें इस तरीके के जीन से एक कैपिटल एक स्मॉल, वो 2 हैं। ये दोनों ही लक्षण में तो लंबे हैं लेकिन जीन अलग हैं, और एक स्मॉल t वाला एक ही है। तो एक और स्पेशल अनुपात जो जीन को देखते हुए प्रकट होता है उसे जीनोटाइप जिसे कहते हैं। तो जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1, 1:2:1 होता है। ये जीनोटिपिक रेशो है और ये है फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक यानी लक्षण प्रारूप का अनुपात 3:1 है और जीन प्रारूप का अनुपात 1:2 है, जो जीन की व्यवस्था को दिखाता है, और लक्षण प्रारूप जो लक्षण प्रकट हो रहा है। इसके बाद अगर 2 जीन की वंशागति देखें, यानी 2 स्पेशल लक्षण, जब एक जीन से संबंधित वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो इस प्रकार के संकरण को मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण कहते हैं। लेकिन यदि 2 जीन की वंशागति का अध्ययन करना है तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स अगर हम देखते हैं तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस, यदि 2 लक्षणों से संबंधित वंशागति का अध्ययन किया जाए, 2 जोड़ी परस्पर तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन किया जाए, तो इस प्रकार के क्रॉस को डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो मेंडल ने द्विसंकर संकरण के लिए जो 2 जोड़ी कैरेक्टर लिए उनमें से एक था बीज का रंग, कलर ऑफ सीड, बीज का रंग या कलर ऑफ सीड। कलर जो उसके तुलनात्मक रूप हमने पढ़े थे वो था येलो, और सेकंड था ग्रीन। जो सेकंड कैरेक्टर उन्होंने लिया वो था शेप ऑफ सीड, बीज की आकृति, और इसके जो तुलनात्मक रूप हैं वो हैं एक राउंड और दूसरा रिंकल्ड। मेंडल ने जिस प्रकार से अभी हमने लंबे और बौने पौधे का संकरण पढ़ा,
उसी प्रकार से जो अन्य 6 जोड़ी विपरीत कैरेक्टर्स थे उनका भी पृथक पृथक अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि इनमें से एक कैरेक्टर प्रभावी है, जिस तरीके से लंबे में लंबा और बौना कैरेक्टर में लंबापन प्रभावी था, उसी तरह प्रत्येक जोड़े में एक गुण प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। सेम वही रिजल्ट सेकेंड जनरेशन में 3:1 का उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ पर बीज के रंग और आकृति को यदि देखते हैं तो येलो कलर प्रभावी गुण था और ग्रीन कलर अप्रभावी, इसलिए इसी के स्मॉल लेटर से इसे रिप्रेजेंट किया। राउंड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी है, उसको कैपिटल R से, और रिंकल्ड को स्मॉल, ये इसका रिसेसिव या अप्रभावी कैरेक्टर है, उसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया। अब उन्होंने ऐसा पौधा लिया, इस तरीके के 2 जनक लिए जिसमें एक जनक में दोनों ये प्रभावी गुण हो और दूसरे जनक में दोनों ये वाले प्रभावी गुण हो और दूसरे में ये वाले अप्रभावी गुण हो। यानी कैसे पौधे का कॉम्बिनेशन हो सकता है, येलो प्रभावी और दूसरी एक कलर और दूसरा शेप होना चाहिए, येलो एंड राउंड। येलो और राउंड सिंबल कैपिटल Y और कैपिटल I R। दूसरा जो पौधा लिया वो अप्रभावी गुण वाला था, वो होगा हरा, ग्रीन और रिंकल्ड, हरा और झुर्रीदार। इनके मध्य संकरण कराने पर मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार सेम वही अनुपात आएगा। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही प्रकट होगा। प्रभावी गुण है ये, प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे येलो और राउंड होंगे जैसा मेंडल का फर्स्ट लॉ बताता है, लेकिन दोनों ही कैरेक्टर के जीन उसमें होंगे, येलो के लिए Y और यहाँ पर ये वाला कैरेक्टर वाला Y। एक डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रभावी और अप्रभावी जीन होंगे रंग के लिए। इसी तरह R राउंड के लिए और दूसरा शेप के लिए रिंकल्ड वाला जीन भी होगा, लेकिन जो लक्षण प्रकट होगा वो क्या होगा, येलो और राउंड। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे F1 जनरेशन, हमने विदाउट एनी गैमेट फॉर्मेशन हमने लिखा नहीं है, गैमेट फॉर्मेशन के बाद ही प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे इस प्रकार से प्रकट होंगे। और ये जनक है। यदि इन पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, सेकेंड जनरेशन के लिए इनमें स्वपरागण होगा, तो 2 प्रकार के, ये हमने सेम एक ही प्रकार के जनक लिए हैं और इस जनक के, क्योंकि यहाँ 4 जीन हैं, इनके हमने अभी जैसे बात करी तो 4 बॉक्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। ये युग्मक कैसे, इनके जुड़ने की क्या संभावना हो सकती है वो पढ़ेंगे। दोनों ही युग्मकों में, सभी युग्मकों में कलर और शेप दोनों ही गुण आने जरूरी हैं। जैसे एक Y जो है वो कलर से रिलेटेड है और R शेप से रिलेटेड है, तो युग्मक में Y और R दोनों एक एक होना होगा। तो एक जनक का पहले कैपिटल Y दूसरे R के साथ, पहले Y और R ये दोनों हमने युग्मक के रूप में लिए, अब यही Y दूसरे R के साथ भी युग्मक बना सकता है इस प्रकार से। या आप दूसरा Y लेंगे, ये वाला Y इस R के साथ यदि युग्मक बनाता है तो युग्मक ये होगा, और इसी तरह ये वाला Y इस R के साथ ऐसे युग्मक बनाएगा। दूसरा जनक भी सेम ही है, इसीलिए इस Y के साथ ये वाला R, इसी Y के साथ दूसरा R, सेम टू सेम ऐसे ही युग्मकों का निर्माण होगा। अब इस Y को दोनों R के साथ, पहले कैपिटल और फिर स्मॉल। अब इन युग्मकों को परस्पर क्या संभावना है, ये कैसे जुड़ सकते हैं, वो हम इस पुनेट स्क्वायर में चेकर बोर्ड में लिख सकते हैं। सपोज हमें ये वाले बॉक्स में लिखना है कि यहाँ क्या आएगा कॉम्बिनेशन, तो हमें ये वाला, इसके सामने जो हॉरिजॉन्टली जो YR लिखा है वो और वर्टिकली जो YR है उन दोनों को टोटल करके लिखना है। तो Y और Y, ध्यान ये रखना है कि पहले दोनों Y लिखने हैं जैसे पेरेंट्स में है, और फिर दोनों R, कैपिटल पहले और स्मॉल बाद में। तो अगर इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं तो ये Y और Y इस तरीके से, एक कैपिटल और एक स्मॉल है, इसी तरह R एक कैपिटल और एक स्मॉल है।
हम ऐसे लिख लेंगे। इसी तरह ये सारे बॉक्सेस को भरना है। जैसे ये और ये दोनों टोटल करते हैं तो ये और ये और ये, इसी तरह ये और ये और ये यहाँ पर लिखे जाएंगे, ये और ये यहाँ, ये और ये यहाँ पर, ये और ये, सॉरी पहले दोनों y आने चाहिए, स्मॉल, दोनों स्मॉल y और एक कैपिटल R स्मॉल। ये आप देखेंगे सभी स्मॉल हैं यहाँ पर। तो इन युग्मकों के परस्पर जुड़ने की संभावना को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे जुड़ सकते हैं। आप देखिए अब ये लक्षण कैसा प्रकट करते हैं उसको देखने के लिए यहाँ कैपिटल Y और कैपिटल R हैं जो बिल्कुल सिमिलर, एकदम अपने जो ये वाला जनक था प्रभावी जनक है उससे रिप्रेजेंट, उसी को रिजेंबल करता है, सेम जीन है, इसको सेम करेक्टर्स के द्वारा प्रदर्शित होगा, येलो और राउंड। अब यहाँ इन बॉक्स में हम बार बार ना लिख के इसको एक सिंबल दे देते हैं। मान लीजिए जहाँ कहीं येलो राउंड पौधे होंगे वहाँ पर हम ये सिंबल बना देते हैं और यहाँ लिखते जाएंगे कहाँ कितने कितने आ रहे हैं, येलो और राउंड। येलो और मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ राउंड। एक पौधा यहाँ पर आया, यहाँ पर भी आप देखेंगे मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार ये दोनों तो कैपिटल हैं इसलिए येलो यहाँ पर येलो ही उसका करेक्टर होगा, लेकिन यहाँ पर एक कैपिटल और एक स्मॉल है जो कि कैपिटल R डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा, इसलिए ये वाला रंग, ये वाला फीचर जो है वो प्रस्तुत होगा और ये वाला फीचर है वो है राउंड। तो ये भी येलो और राउंड ही होगा। दूसरे पौधे में प्रभावी गुण येलो है तो येलो और ये वाला राउंड, तीसरा भी येलो राउंड होगा। फिर यहाँ देखते हैं दोनों में एक एक प्रभावी गुण वाला जीन है तो ये भी येलो राउंड होगा। फोर्थ यहाँ पर हमने लाइन खींच दी। इसके बाद यहाँ पर येलो और ये भी प्रभावी गुण वाला राउंड है तो ये फिफ्थ नंबर, यहाँ टैली मार्क हम यूज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का, ये ग्रुप पांचवा पौधा भी येलो राउंड। यहाँ पर आप स्पेशल कैरेक्टर देखेंगे येलो वाई को रिप्रेजेंट करते हुए, तो येलो है लेकिन स्मॉल r जो फीचर है वो है झुर्रीदार बीज वाला। तो यानी कि यहाँ पर जो फीचर प्रकट हुआ है वो उससे अलग है, वो है येलो और रिंकल्ड, यानी कि पीला और झुर्रीदार। इसको हम एक अलग साइन दे देते हैं, मान लीजिए वो है ये ट्राइंगल, येलो राउंड था और ये ट्राइंगल के फॉर्म में है। वो फीचर क्या है, येलो और रिंकल्ड, रिंकल्ड मीन्स झुर्रीदार। एक पौधा ये हो गया, ये भी यहाँ पर येलो और राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। येलो और राउंड यानी कि ये वाले करेक्टर में हम एक लाइन और ऐड कर देंगे। यहाँ देखते हैं ये येलो और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार, सेकंड पौधा यहाँ पर लाइन लगाएंगे। येलो और राउंड को रिप्रेजेंट करने वाला फिर से एक प्लांट यहाँ पर देखा हमने, इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर फिर ये येलो राउंड, एक और प्लांट, ये अब येलो, एक और स्पेशल फीचर स्मॉल y जो है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है यानी हरा। यहाँ पर हरा और कैपिटल R जो है वो है गोल। यहाँ पर जो फीचर आया है वो है हरा और गोल, इसके लिए हमने अलग सिंबल लिया, वो ये हो गया हरा, ग्रीन एंड राउंड, एक प्लांट। यहाँ पर फिर से हरा और गोल, दूसरा पौधा। ये फिर येलो राउंड वाला फीचर वाला, यहाँ पर ये हरा और येलो और रिंकल्ड, पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार वाले में हम एक ऐड यहाँ करेंगे। फिर ये हरा और गोल इसमें आ जाएगा। अब जो ये वाला पौधा हम देखते हैं ये सीधे अपने इस जनक से मैच करता है, सेम टू सेम वही जीन यहाँ पर उपस्थित हैं, सेम जीनोटाइप है, वो होगा हरा और झुर्रीदार। इसको एक अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये है ग्रीन एंड
रिंकल्ड यानी हरा और झुर्रीदार एक पौधा। अब अगर हम इनका टोटल देखते हैं तो 5 + 4 9 हमें येलो राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर वाले पौधे प्राप्त हुए। उसी तरह येलो रिंकल्ड 3 और ग्रीन राउंड 3 1 2 3 और जो रिसेसिव कैरेक्टर था हरा और झुर्रीदार उसका केवल एक ही पौधा प्राप्त हुआ। यानी कि जो फिनोटाइप है वो फिनोटिपिक रेशो को हम देखते हैं तो वो 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशो हमें ये प्राप्त होती है। यानी कि जो लक्षण प्रकट होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जनक में प्रथम पीढ़ी में केवल येलो और राउंड पीले और गोल और हरे और झुर्रीदार 2 तरीके के पौधे थे। लेकिन नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में तो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर आया, सेकेंड जनरेशन में 2 अलग प्रकार के अलग लक्षण वाले फीचर प्राप्त हुए, जिसे देखने में पता चलता है कि येलो कैरेक्टर केवल राउंड के साथ ही नहीं प्रकट हो सकता, ये वाला येलो ग्रीन के साथ रिंकल्ड के साथ झुर्रीदार के साथ भी आ सकता है। तो प्लांट में फीचर आएगा येलो एंड रिंकल्ड, पीला और झुर्रीदार। इसी तरह राउंड शेप जो है वो हमेशा पीले के साथ ही रहे, ये जरूरी नहीं है। राउंड शेप ग्रीन के साथ भी आ सकती है, जिससे कि जो नया कैरेक्टर प्रेजेंट हुआ है वो है ग्रीन और राउंड शेप वाले प्लांट। तो इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकलता है कि यदि 2 जोड़ी परस्पर विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में तो डोमिनेंट ही कैरेक्टर होगा, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन आएगी द्वितीय पीढ़ी में वो अपने अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के अलावा ये दोनों जीन एक दूसरे से पृथक होकर एक दूसरे के साथ ही हमेशा जुड़े रहें ऐसा नहीं है, स्वतंत्र रूप से दूसरे प्रकार के जीन के साथ भी जुड़कर प्रकट हो सकते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मेंडल का जो 3rd लॉ है वो इस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, जो 2 जोड़ी कैरेक्टर पर आधारित है, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसे हम कहते हैं। तो वो 3rd लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है, जिसमें दोनों जीन स्वतंत्र रूप होकर जो 2 जोड़ी एक साथ लिए गए हैं वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को एक दूसरे से पृथक होकर प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार मेंडल के 3 नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहले 2 नियम मोनोहाइब्रिड यानी एक ही जोड़ी लक्षण पर आधारित थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड थे। दूसरा नियम डाईहाइब्रिड क्रॉस यानी कि 2 जोड़ी लक्षणों के अध्ययन पर आधारित थे। थैंक यू।